प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर अर्थात आदर्श प्रश्न पत्र प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह आदर्श प्रश्न पत्र आगामी वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी है। साथ ही यह आदर्श प्रश्न पत्र झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा छात्र हित में जारी किया गया है। अतः यदि आप इस आदर्श प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से देख लेते हैं, इसका अभ्यास कर लेते हैं, तो आपको आपकी आगामी वार्षिक परीक्षा में काफ़ी सुविधा होगी। तो विद्यार्थियों, प्रस्तुत है 2023-2024 में सम्मिलित होने वाले 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय का आदर्श प्रश्न पत्र। विद्यार्थियों, आपका प्रश्न पत्र कुल 80 अंकों का होगा। देखिए, यहाँ निर्देश दिया गया है। मैं निर्देश पर समय व्यतीत न करते हुए सीधे प्रश्न पत्र पर आता हूँ। यह MCQ प्रश्न पत्र है, बहुविकल्पात्मक प्रश्न। देखिए, इसमें निर्देश है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम विच्छेद पदम व चिनुत। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों में संधि पद या विच्छेद पद को चुनना है। इसका पहला प्रश्न है तथा जोड़ अपि वृषः न उत्थितः। तो रेखांकित पद है तथा जोड़ अपि। विकल्प है तथोपि, तथापि, तथौपि, तथेपि। तो यहाँ आपको चुनना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2 अर्थात ख, तथापि। दूसरा प्रश्न है चलत जोड़ अनिशम कालाय सचक्रम। इसमें है चलद निशम, चलता निशम, चलते निशम, चलती अनिशम। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, चलद निशम। तीसरा प्रश्न है पो जोड़ अनम अत्र वहति। पोनम, पावनम, पोअनम, पवनम। इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, पवनम। चौथा प्रश्न अधुना वर्षर्तुः अस्ति। वर्षर्तु में रेखांकित है और विकल्प है वर्षा जोड़ ऋतु, वर्ष जोड़ ऋतु, वर्षो जोड़ ऋतु और वर्षौ जोड़ ऋतु। तो इसका उत्तर होगा विकल्प संख्या क, पहला विकल्प वर्षा जोड़ ऋतु। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य व विकल्पेभ्यः चिनुत। रेखांकित प्रकृति प्रत्ययों में मतलब रेखांकित जो पद हैं तो प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर या अलग करके विकल्पों में से चुनकर आपको लिखना है। अर्थात प्रश्न संख्या 5 जनताः सर्वे जानन्ति। विकल्प है जन जोड़ अनियर, जन जोड़ तल, जन जोड़ त्व और जन जोड़ सत्री। इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या ख, जन जोड़ तल। तल प्रत्यय में ता बचता है और इस तरह से जनता होता है। तो उत्तर होगा विकल्प संख्या ख, जन जोड़ तल। छठा प्रश्न है बुद्धि बल जोड़ मतुप तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। रेखांकित पद है बल जोड़ मतुप। इसका उत्तर होगा, पहले आप विकल्प देख लीजिए, बलवती, बलवत, बलमान, बलुमान। तो इसका उत्तर होगा बलवती। विकल्प संख्या क, पहला विकल्प बलवती।
वती, बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। 7वां प्रश्न है बल जोड़ इनी बलम वेत्ति, बल जोड़ इनी। अब विकल्प है बली, बलिना, बलिनौ, बलिने। तो उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर बली। प्रश्न संख्या 8 में है छात्रा वद जोड़ क्षत्री पठंती। वद जोड़ क्षत्री रेखांकित है, अर्थात वद जोड़ क्षत्री में क्या होगा वाक्य के अनुसार। विकल्प है वदन, वदंतः, वदंताः और वदंतौ। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प वदंतः, क्योंकि बहुवचन है, छात्रा है, वदंतः। अब निर्देश है रेखांकित पदेषु स्थूल पदेषु समस्त पदम विग्रह पदम वा कुरुत। रेखांकित जो स्थूल पद हैं उसमें समस्त पद या विग्रह पद करना है। प्रश्न संख्या 9 तदेवाहु महान आत्मा येषाम ते, ये रेखांकित है, महान आत्मा येषाम ते समत्व मिति। विकल्प है महात्मनाम, महात्मानः, महात्मानम और महात्मा। तो इसका उत्तर होगा विकल्प संख्या ख, महात्मानः। विकल्प संख्या ख दूसरा विकल्प महात्मानः। प्रश्न संख्या 10 तस्य गृहम उपगंगम अस्ति। रेखांकित पद है उपगंगम। विकल्प है गंगाम उप, गंगायाः समीपम, गंगा ये समीपम और गंगायाः दूरम। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या ख, गंगायाः समीपम। प्रश्न संख्या 11 धूर्तः श्रृगालः। रेखांकित पद है धूर्तः श्रृगालः, हसन आह। विकल्प है धूर्त श्रृगालः, धूर्तेन श्रृगालः, धूर्त श्रृगालान, धूर्त श्रृगालाय। तो यहां उत्तर होगा पहला विकल्प धूर्त श्रृगालः। प्रश्न संख्या 12 रामः च लक्ष्मणः च आदर्श भ्रातरो। रेखांकित पद है रामः च लक्ष्मणः च। विकल्प है राम लक्ष्मणाः, राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणाभ्याम, राम लक्ष्मणेभ्यः। और सही उत्तर होगा विकल्प संख्या ख दूसरा विकल्प राम लक्ष्मणौ। आगे निर्देश है कि वाच्य परिवर्तनम उचित पदेह पूरयत। ये वाच्य परिवर्तन पर आधारित प्रश्न है। उचित विकल्पों को चुनकर, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर आपको रिक्त स्थान को भरना है। लता चंद्रम पश्यति, दृश्यते, दृश्यन्ते, पश्यते। तो इसका सही उत्तर होगा लता चंद्रम पश्यति। यह कर्तृवाच्य का है, एक्टिव वॉइस का है। लता चंद्रम पश्यति सामान्य वाक्य है। दूसरा है मया, रिक्त स्थान है पठ्यते। पुस्तकेन, पुस्तकम, पुस्तकानि, पुस्तके। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा पुस्तकम। मया पुस्तकम पठ्यते, कर्मवाच्य का यह पंक्ति है। मया पुस्तकम पठ्यते, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। 15वां प्रश्न बालकः उच्चैः, रिक्त स्थान है। बालकः उच्चैः, उसके बाद रिक्त स्थान है। अब देखिए विकल्प हसति, हस्यन्ते, हसन्ति, हस्यते। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हस्यते, क्योंकि यह भी कर्मवाच्य का वाक्य है। बालकः उच्चैः हस्यते, बालक के द्वारा जोर से हंसा जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। प्रश्न संख्या 16 में पहले ही रिक्त स्थान है, उसके बाद है आम्रम खादामि। विकल्प है अहम, माम, मया, अस्माभिः।
तो इसमें सही उत्तर होगा अहम। यह भी सामान्य वाक्य है, कर्तृवाच्य का वाक्य है। अहम आम्रम खादामी, अर्थात मैं आम खाता हूं। 17वां प्रश्न, देवेन कार्याणि, उसके बाद रिक्त स्थान है। करोति, क्रियते, क्रियन्ते और करोसि। तो इसमें उत्तर होगा दूसरा विकल्प, अर्थात विकल्प संख्या 2 या ख, क्रियते। देवेन कार्याणि क्रियते कर्मवाच्य का वाक्य है। अब आगे निर्देश देखिए। रेखांकित पदम स्थूलम पदम अशुद्धम अस्ति तत्पदम शुद्धम कुरुत, अर्थात जो रेखांकित पद है वह अशुद्ध है, वह गलत है, वह रॉन्ग है, उसको आपको शुद्ध करना है, राइट करना है। अहम आम्रम खादति, अब खादति के स्थान पर क्या सही होगा वो आपको करना है। खादामह, खादामी, खादावह, खादंती। तो इसमें सही उत्तर होगा खादामी। अहम आम्रम खादामी, विकल्प संख्या ख, दूसरा विकल्प। प्रश्न संख्या 19, जनाह कार्यम करोति। इसमें जनाह रेखांकित है, अर्थात जनाह गलत है, इसको सही करना है। दिए गए विकल्पों में से देखिए जनः, जने, जनात, जन्म। तो जनाह कार्यम करोति, जनाह बहुवचन है और करोति जो क्रिया है वो एक वचन है, तो कर्ता भी एक वचन होगा क्रिया के अनुसार, इसलिए हो जाएगा यहां विकल्प संख्या क, पहला विकल्प जनः, जनः कार्यम करोति। प्रश्न संख्या 20, लता शोभनः बालिका अस्ति। रेखांकित पद है शोभनः, विकल्प है शोभनम, शोभनेन, शोभना, शोभनान। तो लता शोभनः बालिका अस्ति, लता एक लड़की है, यहां लिखा भी है बालिका, और शोभनः यदि वो लड़का रहता, पुल्लिंग रहता तो सही होता, यहां लड़की है इसलिए शोभनः नहीं होके यहां हो जाएगा शोभना, अर्थात विकल्प संख्या 3 ग नंबर शोभना सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 21, रामः सीतेन पश्यति। इसमें रेखांकित पद है सीतेन, विकल्प में है सीताम, सीतया, सीता, सीतायाः। तो रामः सीतेन पश्यति, वाक्य का अर्थ होगा राम सीता को देखते हैं, इसलिए यहां हो जाएगा सही उत्तर सीताम। रामः सीताम पश्यति, विकल्प संख्या क, रामः सीताम पश्यति, पहला विकल्प सीताम सही उत्तर होगा। उसके बाद निर्देश है समुचितम कालबोधक संस्कृत शब्दम लिखत। यह समय पर आधारित प्रश्न है कि घड़ी में कितना समय हो रहा है, उसको आपको लिखना है संस्कृत में। देवेशः प्रातः 5:15 दिया गया है, उत्तिष्ठति। अब इसके लिए देखिए पंचवादने, सपाद पंचवादने, सार्ध पंचवादने और पादोन पंचवादने। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर सपाद पंचवादने। 15 मिनट अधिक यदि रहता है समय तो वहां सपाद का प्रयोग होता है। दूसरा विकल्प ख नंबर सपाद पंचवादने सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 23, पुनः प्रातः 6:30, जिसको आम बोलचाल में हम लोग बोलते हैं 6:30, भ्रमति। विकल्प में है षड्वादने, सपाद षड्वादने, सार्ध षड्वादने और पादोन षड्वादने। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर सार्ध षड्वादने। प्रश्न संख्या 24, प्रातः 7:45 में कार्यम करोति। इसका विकल्प है अष्टवादने, सपाद अष्टवादने, सार्ध सप्तवादने और पादोन अष्टवादने।
तो 7:45 अर्थात 8 बजने में 15 मिनट कम। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर पादोन अष्टवादने। जब 15 मिनट कम रहे तो उसके लिए हम लोग पादोन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सही उत्तर हो गया चौथा विकल्प पादोन अष्टवादने। प्रश्न संख्या 25। अपराह्ने 1 बजे दिखा रहा है, भोजनम करोति 1 वादने, सपाद 1 वादने, सार्ध 1 वादने, पादोन 1 वादने। इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर 1 वादने। प्रश्न संख्या 26। सायं 4:15 क्रीडनाय गच्छति, जिसको आम बोलचाल में हम लोग कहते हैं 4:15 या 4:15। चतुर्वादने, सपाद चतुर्वादने, सार्ध चतुर्वादने, पादोन चतुर्वादने। तो सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर सपाद चतुर्वादने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। निर्देश है कि उचित अव्यय पदम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखन्तु। उचित अव्यय पद को विकल्पों में से चुनकर लिखें। प्रश्न संख्या 27। रामायणम रिक्त स्थान है वाल्मीकि न लिखितम, और विकल्प है अद्य, पुरा, इति। इति 2 बार देखते हैं, यहां इति प्रिंट हो गया है जो कि गलत है, 2 बार नहीं होना चाहिए था। इसका सही उत्तर होगा इति। विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, यदि आपकी परीक्षा में इस तरह से एक विकल्प को 2 बार रिपीट कर दिया जाए, जैसे यहां इति प्रश्न संख्या ग और प्रश्न संख्या घ दोनों में है, तो ऐसे स्थान पर आप विकल्प ग अथवा विकल्प घ जो भी लिख देंगे दोनों ही सही माना जाएगा और दोनों के लिए आपको अंक दिया जाएगा। वैसे वार्षिक परीक्षा में इस तरह की गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। श्रृगालः रिक्त स्थान है भ्रमति। श्रृगालः अर्थात सियार, भ्रमति घूमता है, इतस्ततः मतलब इधर उधर, इव तदा चेत। तो यहां सही उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर इतस्ततः, सियार इधर उधर घूमता है। प्रश्न संख्या 29। मेघः रिक्त स्थान है गर्जति, तदा उच्चे चित विना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या ख दूसरा, उच्चेह। मेघः उच्चेह गर्जति, मेघ जोर से गरजता है। प्रश्न संख्या 30। अहम रिक्त स्थान है विद्यालयम गमिष्यामि, विकल्प है अत्र, विना, चित, स्वः। तो यहां चूंकि वाक्य है भविष्यत काल का, फ्यूचर टेंस का, गमिष्यामि मैं विद्यालय जाऊंगा, तो यहां हो जाएगा चौथा विकल्प घ नंबर स्वः। स्वः का अर्थ होता है आने वाला कल, आगामी कल, आने वाला कल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टुमारो। तो सही विकल्प होगा चौथा विकल्प घ नंबर स्वः, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। तो बच्चों ये था बहुविकल्पात्मक प्रश्न, एमसीक्यू पर आधारित प्रश्न। अब आते हैं अपठित गद्यांश पर। देखिए, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा केवलम 6 प्रश्नानाम उत्तराणि एव देयानि। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर केवल 6 प्रश्नों के उत्तर देना है। 2-2 अंक करके है, 12 नंबर का। मम प्रियम पुस्तकम रामायणम अस्ति, मेरी प्रिय पुस्तक रामायण है। अस्मिन् ग्रंथे मर्यादा पुरुषोत्तमस्य श्रीरामस्य जीवनस्य वृत्तम वर्तते। इस ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का वृत्त है। अस्य लेखकः महर्षि वाल्मीकि आसीत्, इसके लेखक महर्षि वाल्मीकि थे। सह आदि कवि आसीत्, वे आदि कवि थे। अतः तस्य रचना आदि काव्यम इति कृत्वा विद्वांसः स्मरन्ति, इसलिए उनकी रचना को आदि काव्य के नाम से विद्वान लोग याद रखते हैं। एतत् काव्यम अनुष्टुप छंदसी निबद्धम, यह काव्य अनुष्टुप छंद में निबद्ध है।
अत्र श्लोकानां संख्या 24 सहस्र वर्तते। यहाँ श्लोकों की संख्या 24,000 है। तेन रामायणम 24 साहस्त्री संहिता इति नामना अपि विद्वद्भिः स्मर्यते। इसलिए रामायण को 24 साहस्री संहिता के नाम से भी विद्वान लोग याद रखते हैं। इदम कविना नारद मुने प्रेरणया ब्राह्मणः वचनेन च रचितम। कवि इस ग्रंथ को नारद मुनि की प्रेरणा से और ब्रह्मा जी के वचन से इनकी रचना की, रामायण की रचना किया। रामायणे बाल कांडम, अयोध्या कांडम, अरण्य कांडम, किष्किंधा कांडम, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड इति सप्त कांडानि वर्तन्ते। रामायण में बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड या उत्तर कांड, ये 7 कांड हैं। केचन विद्वांसः बाल कांडम उत्तर कांडम च अवांतर कालिकम प्रक्षेपम मन्यन्ते। कुछ लोग बाल कांड और उत्तर कांड को प्रक्षेप मानते हैं, इसको कि बाद में जोड़ा गया, पहले नहीं था। तत्र श्रीरामस्य प्रमुखतः महापुरुष रूपेण वर्णनम वर्तते। वहां श्री राम का प्रमुखता से महापुरुष के रूप में वर्णन प्राप्त होता है। अब प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। रामायणे कस्य महापुरुषस्य जीवनस्य वृत्तम वर्तते। रामायण में किस महापुरुष के जीवन का वर्णन है? इसका उत्तर होगा मर्यादा पुरुषोत्तमस्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के। प्रश्न संख्या 32, रामायणम केन अन्येन नामना विद्वद्भिः स्मर्यते। रामायण को किस दूसरे नाम से विद्वान लोग याद करते हैं? तो इसका उत्तर होगा 24 साहस्त्री संहिता। एक शब्द में लिखना है, गद्यांश में है 24 साहस्त्री संहिता। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, वैसे लिखित रूप में भी उत्तर दिया गया है। स्लाइड में अंत में उत्तर लिखित रूप में है, यहां मैं साथ में नहीं दिया हूं, लेकिन अंत में उत्तर लिखित रूप में भी है। तो जिनको लिखने में अशुद्धि होती है वो देख के भी लिख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 33, रामायणे कति कांडाः सन्ति। रामायण में कितने कांड हैं? इसका उत्तर लिखिएगा सप्त या सप्त कांडानि। प्रश्न संख्या 34, कविना रामायणम कस्य प्रेरणया विरचितम या रचितम। कवि ने रामायण को किसकी प्रेरणा से लिखा? इसका उत्तर होगा नारद मुनेः, नारद मुनि की प्रेरणा से। प्रश्न संख्या 35, आदि कवि कह कथ्यते। आदि कवि कौन कहे जाते हैं? इसका उत्तर होगा महर्षि वाल्मीकि। प्रश्न संख्या 36, लेखकः महर्षि वाल्मीकि आसीत्। लेखक महर्षि वाल्मीकि थे। अत्र क्रियापदम किम अस्ति। इसमें क्रियापद क्या है, इसमें वर्ब क्या है? इसका उत्तर होगा आसीत। प्रश्न संख्या 37, एतत् काव्यम अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम अस्ति। एतत् काव्यम, इन दोनों पदों में विशेषण पद क्या है? तो विशेषण कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए, इसलिए उत्तर होगा एतत्। एतत् काव्यम, 2 पद है, एतत् और काव्यम। काव्यम हो गया विशेष्य, लेकिन यहां पूछ रहा है विशेषण, तो विशेषण होगा एतत्। प्रश्न संख्या 38, केचन विद्वांसः बालकांडम उत्तरकांडम च अवांतर कालिकम प्रक्षेपम मन्यन्ते। अस्मिन् वाक्ये मन्यन्ते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति। प्रश्न संख्या 36 में पूछा था क्रियापद, यहां पूछ रहा है कर्तृपद कि ये जो वाक्य है, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, कर्ता पद क्या है या सब्जेक्ट क्या है। आसान भाषा में आप समझें, सब्जेक्ट क्या है? तो इसका उत्तर होगा विद्वान सह, विद्वान लोग। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि अस्मिन् खंडे केवलम 60 प्रश्नानाम उत्तरानि एव देयानि। इस खंड में केवल 6 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। बहुन्यपत्यानि मे संतति सत्यम तथाप्यहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य
आत्मवेदनाम अनुभवामि, आपके पाठ्य से ही है, पाठ्य पुस्तक से ही है। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, बहुत आसान है कि बहुत सारे मेरे संतान हैं, फिर भी मैं इस पुत्र विशेष में आत्मवेदना का, कष्ट का अनुभव कर रही हूं, क्योंकि यह दूसरों से दुर्बल है। सर्वे स्वपत्येषु जननी तुल्य वत्सला भवति, सभी पुत्रों में माता तुल्य वत्सला ही होती है। तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजैव, फिर भी जो कमजोर बच्चा होता है उस पर मां की विशेष कृपा सहजता पूर्वक होती है। इति सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मितस्य अखंडलस्य अपि हृदयम अद्रवत्, शौच ताम एव अशांतवयत्, गच्छ वत्से सर्वम भद्रम जायेत, कि जाओ सब अच्छा होगा। और चिरात एव चंडवातेन मेघरवेश्च सह प्रवर्षः समजायत, लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, कृषकः हर्षातिरेकेन कर्शन विमुखः सन वृषभो नीत्वा गृहम् अजगात। तो ये नाट्यांश है। अब ये है गद्यांश, हाँ ये गद्यांश है। अब देखिए इस पर उत्तर आपको करना है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, फुल सेंटेंस में आपको उत्तर देना है। सर्वे स्वपत्येषु जननी कीदृशी भवति, सभी पुत्रों में जननी माता कैसी होती है। अब देखिए पाठ्य पुस्तक से आपको 3 प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश आधारित। तो ये पाठ्य पुस्तक से है कि सभी पुत्रों में जननी अर्थात मां कैसी होती है। प्रश्न संख्या 39, इसका उत्तर लिखिएगा, सर्वे स्वपत्येषु जननी तुल्य वत्सला भवति, जननी कैसी होती है, मां तुल्य वत्सला। प्रश्न संख्या 40, कुत्र जलोपप्लवः संजातः, कहां जलोपप्लव अर्थात कहां भयंकर वृष्टि हुई। तो इसका उत्तर लिखिएगा, सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, सभी जगह। प्रश्न संख्या 41, कस्य वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मित अखंडलस्यापि हृदयम अद्रवत्, इसका उत्तर होगा सुरभेः, या फिर सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मित अखंडलस्यापि हृदयम अद्रवत्। प्रश्न संख्या 42, 42, कीदृशे सुते मातु अभ्यधिका कृपा भवति, कैसे पुत्रों पर मां की विशिष्ट कृपा होती है। इसका उत्तर लिखिएगा, दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा भवति, दुर्बल पुत्र पर मां की विशेष या अधिक कृपा होती है। अब आगे बढ़ना है प्रश्न संख्या 43 की ओर। उसके पहले कह रहा है निर्देश में कि श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। एक श्लोक है, उदीरितो अर्थः पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तम अपि उह्यति, पंडितो जना परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। ये श्लोक है और इस श्लोक पर आधारित प्रश्न है कि उदीरितो अर्थः केनापि गृह्यते, कहे गए अर्थ को किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा उदीरितो अर्थः, या कहे गए या बताने पर, तो उदीरितो अर्थः पशुनापि गृह्यते, उत्तर लिखिएगा पशुनापि गृह्यते। प्रश्न संख्या 44, केपि बोधिता वहन्ति, इसका उत्तर होगा हयाः नागाश्च बोधिता वहन्ति। प्रश्न संख्या 45, कीदृशी ही बुद्धयः भवन्ति, की बुद्धि कैसी होती है। तो प्रश्न संख्या 45 का उत्तर लिखिएगा, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः भवन्ति। अब प्रश्न संख्या 46, 46, अश्वाह इत्यर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम। अश्वाह, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा,
और यहां है अश्वाह, घोड़े। इसी अर्थ वाले कौन सा पद श्लोक में प्रयुक्त हुआ है? श्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ होगा घोड़े? तो इसका उत्तर लिखिएगा, अश्वाह इत्यर्थे श्लोके हयाह इति पदम प्रयुक्तम। क्या पद प्रयुक्त हुआ है? हयाह। हय, हय मतलब भी होता है घोड़ा। वैसे घोड़ा के लिए कई सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन आपको श्लोकों में से चुन के लिखना है कि श्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। अब आइए नाट्यांश पर आधारित प्रश्न। अस्मिन खंडे केवलम चतुर्णाम प्रश्नानाम उत्तराणि एव देयानि। इस खंड में केवल 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। 5-5 अंक हैं, 20 अंक का प्रश्न। अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए नाट्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। कौआ कहता है, का कह देखिए, रे परभृत अहम यदि तव संततिम न पालयामि तरहि कुत्र स्युः पिकाः। कि अरे, यदि मैं तुम्हारी संतति को, कोयल को कह रहा है कि यदि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं पालूं तो फिर कोयल कहां से? अतः अहम एव करुणा पर पक्षी सम्राट काकः। इसलिए मैं ही करुणा पर अर्थात दयालु पक्षियों का राजा कौआ हूं। हाथी बोल रहा है, गज, गज मतलब हाथी, गजः समीपतः एव गच्छन्। बगल में ही वो जा रहा था तो बोलता है कि अरे अरे, सर्वाम वार्ताम श्रृण्वन् एव अहम अत्र आगच्छम। संपूर्ण बातचीत को सुनकर ही मैं यहां आया हूं। अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च। मैं विशालकाय, विशाल शरीर वाला, बलशाली और पराक्रमी हूं। सिंह वा स्यात् अथवा अन्यः कोपि, सिंह रहे या और कोई भी। वन्य पशून्तु तुदंतम जंतुम अहम स्वशुंडेन पोथयित्वा मारयिष्यामि। अरे कोई भी जानवर हो, मैं अपने सूंड से उसको पकड़कर, उसको पटक कर मार देता हूं। किम अन्यः कोपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी। इस तरह का पराक्रमी और कौन है? अतः अहम एव योग्यः वनराज पदाय। इसलिए मैं ही जंगल का राजा बनने के लिए, वनराज पद के लिए मैं ही योग्य हूं। अब बंदर कहता है, अरे अरे, एवं वा शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। वह हाथी के पूंछ को घुमाकर पेड़ पर चढ़ जाता है, क्योंकि बंदर तो नटखट होता ही है। देखिए प्रश्न को, इस पर आधारित पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। काकः कस्य संततिम पालयति, कौवा किसकी संतान को पालता है। और करुणा परः कथम च, क्यों वह करुणा पर या दयालु कहा गया है। इसका उत्तर होगा, काकः पिकस्य संततिम पालयति। कौवा पिक की अर्थात कोयल की संतति को पालता है। काकः पिकस्योपरि उपकारम करोति अतः सह करुणापरः। कौवा कोयल के ऊपर उपकार करता है, इसलिए वह करुणा पर कहलाता है। अगला प्रश्न, गजः आत्मनः विषये किम कथयति। हाथी अपने बारे में क्या कहता है। इसका उत्तर लिखिएगा, गजः आत्मनः विषये कथयति यत अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च। हाथी अपने बारे में कहता है कि मैं ही विशालकाय, बलशाली और पराक्रमी हूं। अब प्रश्न संख्या 48। अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम मंजूषायाः पदानि चित्वा लिखन्तु। नीचे लिखे गए श्लोक का अन्वय मंजूषा के शब्दों से आपको करना है। श्लोक पहले है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नरानाम देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि सौ एव वह्नि दहते शरीरम। कि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा या पहला शत्रु है, जो कि शरीर में स्थित है और देह के विनाश के लिए, शरीर के विनाश के लिए काफी है। जिस प्रकार लकड़ी में स्थित आग ही लकड़ी को जलाता है, काष्ठ को जलाता है। अब है अन्वय, नरानाम देह विनाशाय, रिक्त स्थान है तो नरानाम देह विनाशाय हो जाएगा यहां 1 नंबर में प्रथमः। प्रथमः शत्रु देह स्थितः
2 नंबर में होगा क्रोधः भवति। यथा 3 नंबर में होगा काष्ठगतः, काष्ठगतः स्थितः। 4 नंबर में हो जाएगा वह्नि, वह्नि काष्ठम एव दहते, लकड़ी को ही जलाता है। तथैव शरीरस्य क्रोधः, उसी प्रकार शरीर का क्रोध। और 5 नंबर में हो जाएगा शरीरम दहते। फिर से एक बार सुन लीजिए। 1 नंबर में प्रथमः, 2 नंबर में क्रोधः, 3 नंबर में काष्ठगतः, 4 नंबर में वह्नि और 5 नंबर में शरीरम। अब प्रश्न संख्या आते हैं 49 पर। अधोलिखित श्लोकस्य भावार्थम मंजूषाया उचित पदानि चित्वा लिखन्तु। नीचे लिखे गए श्लोक का भावार्थ मंजूषा से उचित पद को चुनकर लिखना है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम। यह संसार बड़ा विचित्र है। इस संसार में कोई भी चीज बेकार का नहीं है, निरर्थक कुछ नहीं है। जैसे अश्वचे धावने वीर, भारस्य वहने खरः। जैसे घोड़ा दौड़ने में वीर होता है और बोझ ढोने में गदहा। अब देखिए भावार्थ। अस्ति यत अस्मिन विचित्रे, अब यहां 1 नंबर में होगा संसारे, किंचिदपि वस्तु, कोई भी वस्तु। 2 नंबर में हो जाएगा निरर्थकम नास्ति, इस संसार में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। यतः यदा धावनस्य कार्यम भवति, जब दौड़ने का काम होता है। तदा 3 नंबर में होगा अश्वस्य, अश्वस्य प्रयोगः क्रियते, जब दौड़ने का कार्य होता है तो घोड़ा का प्रयोग किया जाता है। परंतु यदा भार वहनस्य कार्यम क्रियते, और जब बोझ ढोने का कार्य किया जाता है, तदा 4 नंबर में हो जाएगा खरः और 5 नंबर में हो जाएगा उपयोगी भवति। एक बार फिर से सुन लें उत्तर को। 1 नंबर में संसारे, 2 नंबर में निरर्थकम, 3 नंबर में अश्वस्य, 4 नंबर में खरः और 5 नंबर में उपयोगी। अब प्रश्न संख्या 50। प्रश्न निर्माण। रेखांकित पदेषु आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। पहला वाक्य, पतंगाः अंबर पथम आपे दीरे। रेखांकित पद है पतंगाः, प्रथमा बहुवचन, इसलिए हो जाएगा के। किम शब्द रूप पुलिंग में कह कौ के। तो प्रश्न बनाइएगा, के अंबर पथम आपे दीरे, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है चातकः वने वसति, चातक वन में रहता है। रेखांकित पद है वने। हिंदी के हिसाब से सोचिएगा तो इसका प्रश्न हो जाएगा चातक कहाँ रहता है, इसलिए बनेगा चातकः कुत्र वसति। वाक्य बनेगा चातकः कुत्र वसति, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाइएगा। तीसरा अर्थात गौ नंबर, भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति। भूकंप कारण विचारणीय है। रेखांकित पद है भूकंप कारणम। प्रश्न बनेगा किम विचारणीयम तिष्ठति, किम विचारणीयम तिष्ठति, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा वाक्य घ नंबर, न्यायाधीशः बंकिम चंद्र आसीत। न्यायाधीश बंकिम चंद्र था या थे, तो वाक्य बनेगा न्यायाधीशः कः आसीत, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अंतिम वाक्य, पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। रेखांकित पद है पुत्रम। वाक्य बनाइएगा कम द्रष्टुम सह प्रस्थितः, और जैसा मैंने बार बार कहा, प्रश्नवाचक जब प्रश्न बनाना हो तो वाक्य के अंत में, प्रश्न वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। आइए प्रश्न संख्या 51 पर। परीक्षा शुल्क क्षमापनार्थम प्रधानाध्यापकम प्रति लिखितम पत्रम प्रदत्त मंजूषा सहायतया पूरयत। परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास लिखे गए इस पत्र को मंजूषा की सहायता से पूरा करें। सेवायाम प्रधानाध्यापक महोदया क ख ग विद्यालयः रांची नगरम। विषयः शुल्क क्षमापनार्थम आवेदन पत्रम। महाशय, यहां तक आपको कुछ नहीं करना है। अब रिक्त स्थान को भरना है। 1 नंबर, इसमें हो जाएगा सविनयम।
निवेदनम अस्ति सविनयम निवेदनम इदम अस्ति यत, सविनय निवेदन यह है कि। 2 नंबर में होगा अहम, मैं। भवतः विद्यालयस्य एकः निर्धनः, 3 नंबर में होगा छात्रः, मैं आपके विद्यालय का एक निर्धन छात्र अस्मि हूं। मम जनकः एकः निर्धनः, 4 नंबर में हो जाएगा कृषकः, मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। जनकस्य वार्षिकः आयः, पिताजी की वार्षिक आय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एनुअल इनकम, अति न्यूनः अस्ति, बहुत कम है। अस्मिन, 6 नंबर में हो जाएगा वर्षे, इस वर्ष। वृष्टि न जाता, इस वर्ष, इस साल बारिश नहीं हुई। वृष्टेः अभावात, बारिश के अभाव में। 7 नंबर में हो जाएगा अन्नम, अन्नम अपि क्षेत्रे नो जातम, बारिश नहीं होने के कारण खेत में अन्न भी नहीं हुआ, अनाज भी नहीं हुआ। गृहे 7 सदस्याः सन्ति, घर में 7 सदस्य हैं, मतलब कुल 7 फैमिली मेंबर हैं। अतएव, इसलिए गृहस्य स्थिति, 8 नंबर में भरिएगा स्थिति, अति दयनीय अस्ति, इसलिए घर की स्थिति बहुत दयनीय है। एतदर्थम, इसलिए मम वार्षिक परीक्षायाः, इसलिए मेरी वार्षिक परीक्षा का 9 नंबर में भरिएगा शुल्कम क्षम्यताम, वार्षिक परीक्षा का शुल्क माफ कर दें। यतो ही शुल्कम दातुम असमर्थ अस्मि, क्योंकि मैं शुल्क देने में, फी देने में असमर्थ हूं। भवताम, लास्ट में हो जाएगा आज्ञाकारी छात्र शुभम, कक्षा 10वीं। एक बार फिर से सुन लीजिए। 1 नंबर में सविनयम, 2 नंबर में अहम, 3 नंबर में छात्र, 4 नंबर में कृषक, 5 नंबर में आय, 6 नंबर में वर्षे, 7 में अन्नम, 8 में स्थिति, 9 में शुल्कम और 10 में आज्ञाकारी। और अब इस आदर्श प्रश्न पत्र का मॉडल क्वेश्चन पेपर का अंतिम प्रश्न कि चित्रम दृष्ट्वा प्रदत्त मंजूषा सहायतया संस्कृते पंचवाक्यानि लिखन्तु, चित्र को देखकर दिए गए मंजूषा की सहायता से संस्कृत में 5 वाक्य लिखें। 5 वाक्य लिखना है। चित्र देख रहे हैं, एक महानगर का चित्र लग रहा है कि समुद्र है, किनारे में बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, बिल्डिंग है, लोग नाव से भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और यह जो इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, बड़े बड़े भवन हैं, इससे लग रहा है कि यह संपन्न, कोई भी संपन्न सिटी का, संपन्न शहर का चित्र है। देखिए, आपको 5 वाक्य लिखना है। मैं जो वाक्य बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि यही वाक्य आप लिखें, आप इससे छोटे वाक्य भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी वाक्य आप लिखें वह चित्र पर आधारित हो। देखिए, मैं पहला वाक्य लिख रहा हूं, इदम चित्रम आधुनिक युगस्य समृद्धेः परिचायकः अस्ति, यह चित्र आधुनिक युग के समृद्धि का परिचायक है। और ये सारे शब्द मंजूषा में दिए गए हैं, वही सब शब्द में चुना हूं, आप देख रहे हैं, आधुनिक युगस्य समृद्धेः, ये सब दिया हुआ है। दूसरा वाक्य, अस्मिन् चित्रे अनेकानि विशाल भवनानि सन्ति, इस चित्र में अनेक विशाल भवन हैं। तीसरा वाक्य, अत्र जनाः सागरस्य जले नौकया भ्रमन्ति, यहां लोग समुद्र के जल में नौका से घूम रहे हैं, नाव से घूम रहे हैं। चौथा वाक्य है, सर्वे जनाः प्रसन्नाः सन्ति, सभी लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं। और अंतिम वाक्य, सागरस्य जलम सुंदरम शांतम च अस्ति, समुद्र का जल सुंदर और शांत है। जबकि समुद्र का जल शांत नहीं होता है, सामान्यतया समुद्र के जल में उथल पुथल होता है, लेकिन यहाँ सुंदरम, शांतम, ये सब शब्द दिया गया है, इसलिए मैंने ऐसा वाक्य लिखा। मैंने आपको बताया, पुनः कह रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं वाक्यों को लिखें, आप अलग अलग वाक्य भी, दूसरा वाक्य भी, इससे आसान वाक्य भी आप लिख सकते हैं।
तो ये था आदर्श प्रश्न पत्र। अब देखिए इस आदर्श प्रश्न पत्र का उत्तर मैं अब अलग से दिया हूं। आप चाहें तो प्रैक्टिस करें घर में, पहले आप इसका आंसर तैयार करें, इसको सॉल्व करें और बाद में दिए गए उत्तर से आप जांच कर सकते हैं कि आपने कितना सही किया। ये जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न है उसका उत्तर है। और अब देखिए अगले स्लाइड में प्रश्न संख्या 31 से आपको जो एक वाक्य वाला जो वाक्य था, उत्तर जो लिखना था एक वाक्य में, उनका उत्तर दिया गया है। ये संपूर्ण प्रश्न का जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर यहां दिया गया है। देखिए अंतिम प्रश्न था प्रश्न संख्या 52, चित्र वर्णन पर आधारित। इसमें भी देखिए जो जो वाक्य मैं बोला ये पांचों वाक्य यहां लिखा हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपकी आगामी परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामना।